हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा पेपर का आंसर पता चल जाएगा कि किस किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर थे, चाहे वो एमसीक्यू वाला पार्ट हो चाहे वो सब्जेक्टिव पार्ट हो। आप लोग को हर एक क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता है वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी पेपर भी नहीं था। एमसीक्यूज इंटेक्स से ही आए हैं, आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज भी थे कुछ कुछ, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके हल्के टफ भी थे एमसीक्यूज में। तो दोनों का मिक्स था, बट ओवरऑल आप 16 से 17 एमसीक्यूज इसमें से कर सकते थे। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कहा गया है वाटर इज ऑब्जर्व टू इमर्ज विद इक्वल स्पीड फ्रॉम द होल्स विच आर एट द सेम लेवल ऑन अपोजिट साइड्स इन अ टिन कैन। द लिक्विड प्रेशर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दिस ऑब्जर्वेशन इज। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके सेम हाइट पे हम लोगों ने दो होल्स किए हैं जो कि अपोजिट साइड्स में किए गए हैं। यानी साफ साफ बात है कि सेम हाइट पे जब दो होल्स किए गए हैं तो दोनों से जो पानी निकलेगा वो सेम स्पीड पे निकलेगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि प्रेशर सेम होगा। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ये हायर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, बट फिर भी वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एच जी। यहाँ पे रो सेम है, जी सेम है, तो एच के सेम होने से प्रेशर सेम है। अगर प्रेशर सेम है तो दोनों होल से निकल रहा जो पानी होगा उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजन इज दैट लिक्विड प्रेशर इज सेम एट गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल। एक गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल का अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो सेम होता है। अगला जो सवाल है इसमें बोला गया है राजू पुश द टॉय कार विद सेम फोर्स ऑन फोर सरफेसेस सेपरेटली। ही नोटिस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ऑन ईच सरफेस बिफोर स्टॉपिंग। यानी राजू ने एक टॉय कार को पुश किया और उसने क्या किया ना, उसने इस चीज को गौर से देखा कि कौन सा टॉय कार किस जगह पे कितना दूर जाता है। तो टोटल उसने 4 सरफेसेस का यूज किया था, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस और चौथा सरफेस। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन सा कार में ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगा है। अब आप लोग खुद देखिए, जब मैंने कल क्विक रिवीजन का फिजिक्स वाला वीडियो शाम में अपलोड किया था तो उसमें मैंने इस टॉपिक पर बात भी किया था कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं जिसमें कौन सा बॉल कितना दूर जाएगा, कितना रफनेस, ये सारी चीजें डिपेंड करती थी। ओके, तो इसका जो सही आंसर था गाइज वो हो जाएगा सरफेस नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया है कि कितना दूर गया और कितना दूर जाएगा, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम दूर वो टॉय कार जाने वाला था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है केविन इन्वेस्टिगेट कर रहा था बहुत सारे सब्सटेंसेस के बारे में कि वो कंबस्टिबल है या फिर नॉन कंबस्टिबल है। तो यहाँ पर उसने 4 सब्सटेंसेस को देखा। पहला था वुडन प्लैंक, दूसरा था एलपीजी, तीसरा था ग्लास और चौथा था आयरन अलमीरा। यहाँ पर आप लोगों को चारों के बगल में उनका नेचर दिया गया है, मतलब ये कि वो कंबस्टिबल है या फिर नॉन कंबस्टिबल है। वुडन प्लैंक के बारे में नॉन कंबस्टिबल कहा गया है, एलपीजी के बारे में कंबस्टिबल कहा गया है, सिमिलरली ग्लास के बारे में कंबस्टिबल कहा गया है, और आयरन अलमीरा के बारे में नॉन कंबस्टिबल कहा गया है। तो यहाँ पर सवाल है करेक्टली पेयर्ड कॉलम्स आर, यानी कि इसमें से कौन कौन से कॉलम करेक्टली पेयर किए गए हैं। वुडन प्लैंक क्या नॉन कंबस्टिबल होता है? क्या हम उसे जला नहीं सकते हैं? बिल्कुल ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम वुडन प्लैंक हो चाहे वुड का कोई भी चीज हो, उसको अगर हम उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देंगे तो उसमें आग पकड़ लेता है, तो ये चीज गलत हो गया। एलपीजी कंबस्टिबल है, बट ग्लास के बारे में जो दिया गया है कि वो कंबस्टिबल होता है वो नॉन कंबस्टिबल है। आयरन अलमीरा के बारे में जो दिया गया है कि वो नॉन कंबस्टिबल है तो वो कंबस्टिबल होता है। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया था कि करेक्टली पेयर्ड कौन कौन से है। तो ग्लास कंबस्टिबल है? नहीं। एलपीजी कंबस्टिबल है? हाँ। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए था, 2 के साथ ऑप्शन नंबर 4 भी आएगा। क्यों? क्योंकि आयरन अलमीरा नॉन कंबस्टिबल होता ही होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि रीमा के पास बहुत सारे कलर वाले डिस्क है, यानी कहने का मतलब मल्टी कलर डिस्क। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही डिस्क में बहुत सारे कलर्स उसमें अवेलेबल है। उसने क्या किया ना कि उस
डिस्क को जब घुमाया तो उसने देखा कि वो पूरा डिस्क मिल करके व्हाइट कलर का दिख रहा था। रीजन इज दैट हम लोग कभी जानते हैं कि व्हाइट कलर मिक्सचर होता है 7 कलर्स का, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। व्हाइट कलर इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अब आप लोग यहाँ पर देखिए साइंस का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया है। जैसा कि एसएसटी का पेपर था ना, थोड़ा टफ आ गया था, बिल्कुल इंटेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड वाले आ गए थे, वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के, और कॉन्सेप्चुअल तो होते ही हैं, जैसे कि मैंने को पहले ही कहा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। अब सुबह मैंने जो लाइव सेशन लिया था उस पर भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन के इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि इसका आंसर जो होता है वो होता है कॉर्निया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कॉर्निया जो हमारे आई के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 द स्टेटमेंट दैट प्रूव्स दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स इज दैट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो इस चीज को प्रूव करता हो कि साउंड सॉलिड्स के थ्रू भी, सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला विंड का बात किया गया, एयर का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब ही नहीं फिलहाल साउंड से। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है वी कैन हियर द बेल रिंगिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर आप बेल रिंगिंग यानी कि एक बजते हुए घंटे को सुन पाते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एयर ऐसा मीडियम काम करता है। ऑप्शन डी में क्या है, स्टेथोस्कोप के बारे में बात किया गया है, जो कि इस प्रॉपर्टी को पूरा सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का डी। आप लोग गाइस अंत में बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए, इससे हमें समझ में आता है कि हाँ पेपर कैसा था, क्योंकि हमें तो पेपर इजी ही लगता है ना, बट आप लोग के हिसाब से पेपर कैसा था वो आप लोग खुद बताएंगे। तो एमसीक्यूज किसके कितने सही होते हैं, इस क्वेश्चन पेपर का अगर हम हिसाब से बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर में आपका मिनिमम 16 से 17 एमसीक्यू सही होना चाहिए, या फिर आप करके आने चाहिए थे। ओके 16 से 17 जो कि सही होने चाहिए, बट मैंने आपको पहले कहा था कोई भी एमसीक्यू छोड़ा नहीं जाता है, आपको सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आने चाहिए थे। हो सकता है कोई एमसीक्यूज आपके तुक्के से ही सही हो जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैव, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था यहाँ पर क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड इजीली। 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है कि हम लोगों ने नायलॉन लिया है और कॉटन लिया है, दोनों के सेम अमाउंट की रुई हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, और उसको हम लोगों ने पानी में डाल दिया है जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब कि एक बीकर में डाला जो कि पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। कुछ देर के बाद उसे बाहर निकाला गया और दोनों के वेट को देखा गया। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि कॉटन ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करेगा, तो साफ साफ बात है कि कॉटन का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा, नायलॉन से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द एग्जांपल एग्जिबिटिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट को कौन दर्शा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन आयरन, आयरन पर क्रोमियम का प्लेटिंग किया जाना। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि एक्वाटिक एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओविपोरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगला सवाल इन ह्यूमंस डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि साफ साफ बात है कि हम लोग जानते हैं कि ओवेरी से जो एग निकलता है, ओवम जिसको कहा जाता है, और जो सीमेन से निकल रहा है स्पर्म है, दोनों जब मिलते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज यूट्रस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ है, मैंने आज सुबह वाली लाइव में भी आपको बताया था, अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो अगर आपने उस लाइव को ज्वाइन किया था तो आप इन सारे क्वेश्चन को सही करके आए होंगे गाइस। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था अपने क्विक रिविजन वाले वीडियो में कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे ना, इससे डायरेक्टली सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, और अगर इससे कोई भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो कोई भी उसे छोड़ करके नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल कवर किया था। एक एक चीज मैंने आपको समझाया था, चाहे वो तेजी से आगे बढ़ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने आपको अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट समझाया था। जहां पे तेजी से बढ़ सकते थे वहां पे तेजी से बढ़ गए थे, और जहां पर था कि रुकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वहां पर मैंने टाइम भी दिया था आप लोगों को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द ग्लैंड दैट सीक्रेट्स थायरोक्सिन इन द हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा हैज नो डक्ट्स, इसके कोई डक्ट्स नहीं होते हैं। उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि फीमेल जाइगोट को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है और फादर से भी क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम। मदर से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है, पर फादर से इस केस में क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम आता है। आइए 15th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज जो कि वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है और बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। पानी से फैलने वाली बीमारी कौन है, टाइफाइड, लेकिन बैक्टीरिया भी हो उसमें, यानी बैक्टीरिया के चलते हो रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अब देखिएगा 16th
क्वेश्चन को 16th क्वेश्चन में बोला गया है बैक्टीरिया और वायरसेस स्टिमुलेट द ब्लड सेल्स इनसाइड आवर बॉडीज टू प्रोड्यूस, यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो किस चीज को प्रोड्यूस कर देते हैं या फिर किस चीज के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एंटीबॉडीज। आइए 17th क्वेश्चन। अब देखिए जो असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन थे वो काफी आसान थे और 2 क्वेश्चन हल्के से ट्रिकियर साइड पे थे जहां पे आप लोगों को आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, बट फिर भी यही कहूंगा कि दोनों सवाल आसान थे, बस आपको हल्का सा सोचना पड़ सकता था। आइए पहले सवाल में क्या कहा गया है कि इट इज इजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन देन टू स्टार्ट इट फ्रॉम रेस्ट। कल ही बताया था कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा होता है ना तो उसको चलाते रहना काफी आसान होता है बजाय इसके कि आप उसको शुरू से शुरू करते हैं। ओके, ये आपका असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में बात करें तो रीजन में आपको कहा गया फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिटिल मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि किसी भी गिवन सरफेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा ही होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो किसी भी फ्रिक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी को कहा जाता है, उसके मैक्सिमम वैल्यू को। 18th क्वेश्चन में कहा, अच्छा उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन वी स्ट्राइक द ड्रम विद स्टिक विद सम एक्स्ट्रा फोर्स वी गेट अ लाउड साउंड, यानी कि जब भी हम ड्रम को स्टिक करते हैं किसी एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बहुत ज्यादा ताकत लगा करके तो हम लोग को लाउड साउंड मिलता है। ठीक है, बात सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इतना समझ में आ रहा है। रीजन में क्या कहा गया है, किसी भी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी। 19th का बात करते हैं तो 19th में आपको फैराडे का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल प्रिंसिपल के बेसिस पे ये सवाल है, काफी आसान सवाल था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो सवाल है 20th नंबर, इसमें 2 स्टेटमेंट्स आपको ठीक दिए गए हैं बट दोनों स्टेटमेंट्स सही तो है लेकिन इसमें क्या कोई लिंक नहीं बैठ रहा है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है बट दोनों में लिंक बैठाना काफी मुश्किल है। दोनों में हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक को कभी भी हम लोगों को डायरेक्टली ऐसे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है सही बात है, लेकिन उस पर आप ये तो बताते कि उसे गाय खा लेते हैं, गला उसका चोक कर जाता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पे अगला स्टेटमेंट बोल दिया गया है कि प्लास्टिक को अगर जला दिया जाए, एक में आप बोलते हैं प्लास्टिक फेंको और दूसरे में आप बोलते हैं प्लास्टिक को जलाने के बारे में। इसका मतलब साफ है कि दोनों स्टेटमेंट लिंक नहीं हो रहे हैं, तो साफ साफ बात है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन कोई लिंक दोनों स्टेटमेंट के बीच में नहीं है। दैट्स व्हाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला बात यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 20 MCQ के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए, टाइम लाइन को देख करके बताइएगा कि कब आप कमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे बताइएगा कि कितने MCQ अभी तक सही हुए, और ये बताइएगा कि क्या आपने कोई MCQ छोड़ा तो नहीं था। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, तब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी के पहले सवाल में आपको कहा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल नेचर ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ पे साफ तौर पे आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में कह दिया गया था और आप लोगों को यहाँ पर कहा गया था ना कि आप लोग केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग ये बात तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, वहीं पर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अगर आप सिर्फ इतना लिखते तो आपको 1 मार्क मिलता, बट अगर आप इसके एग्जाम्पल रिएक्शंस के तो आपको 2 मार्क मिल जाता। आप किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते थे यहाँ पे, जैसे कि मैग्नीशियम का दे सकते थे और किसी भी नॉन मेटल का एग्जांपल दे सकते थे, आपको मार्क्स दे दिया जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे और करके दिया गया है, इसमें पूछा गया है ऑब्जर्व द फिगर एंड प्रिडिक्ट एनी चेंज इन द फॉलोइंग सेटअप, गिव अ रीजन बिहाइंड द चेंज ऑब्जर्व। यहाँ पर कहा गया है कि मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो इसमें से क्या चेंज हम लोगों को ऑब्जर्व होगा वो आपको बताना है। अब देखिए ये वाला जो सवाल है ना ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने हैं। एंड हाँ गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी आए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं जो एग्जामिनेशन दे करके आए हैं। आप जाकर के देख सकते हैं वीडियोस में, वहां पे साफ तौर पर मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आप बहुत सारे बच्चे मुझे पिछले एग्जामिनेशन के दौरान पूछ रहे थे कि क्या हम ये वाला क्वेश्चन कर
सकते थे, जो कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं होता है, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आए, आगे में ये सवाल है, इन विंटर्स रीमा केप्ट द क्लासरूम क्लोज विद अंगीठी इनसाइड टू कीप द रूम वार्म। आफ्टर अ व्हाइल शी फेल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड सफोकेशन। स्टेट द रीजन बिहाइंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड सफोकेशन। नेम द टाइप ऑफ कंबशन टेकिंग प्लेस। अब साफ सा बात है, जब उसने रूम को लॉक कर दिया ना, तो वहां पर जो एयर था उसके चलते वहां पर जो कंबशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। वहां पर जब कंप्लीट कंबशन होता तो ऐसा प्रॉब्लम उसे नहीं देखने को मिलता, वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो आपके आंसर में इनकम्प्लीट कंबशन वाला वर्ड होना चाहिए था। उसके बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिखना था, तभी आपको पूरा मार्क्स दिया जाता। यानी इस आंसर के दो मेन कीवर्ड्स थे, वो था एक इनकम्प्लीट कंबशन का होना और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन के चलते जो गैस निकलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो सफोकेटिंग गैस होता है, और अगर लार्ज अमाउंट में ऐसा हम लोग इसको कंज्यूम कर ले तो वो लोगों का डेथ भी करवा सकता है। अब जब मैंने कंबशन वाला चैप्टर कवर किया था क्विक रिवीजन वीडियो में, तो मैंने वहां पर इस चीज पर अच्छे से जोर दिया था और कहा था कि ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपके 2-3 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अब आप खुद देखिए, सवाल आया और कीवर्ड्स पूछे गए ना इसमें, बस इसी का मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो जो भी बच्चे क्विक रिवीजन वाला वीडियो देख करके गए थे उन्हें प्रॉपर्ली फायदा हुआ ही होगा और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सही तरीके से लिख करके आ भी पाए होंगे। इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स को कोशिश करी कि कवर कर दिया जाए। जो चैप्टर छूटे थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लाइव में कवर कर लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है, एन अलार्म बेल स्किप्ड इनसाइड द वेसल, नाउ अ पर्सन स्टैंडिंग क्लोज टू इट can distinctly hear the sound of alarm. Now some of the air inside the vessel is removed. How will loudness of the alarm get affected? Obvious सा बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सिंपल सा बात है, जब हम लोग उसमें से एयर हटा देंगे तो क्या हम लोग को साउंड सही से सुनाई दे पाएगा? नहीं। उसके बाद तो अगला सवाल है, व्हाट विल हैपन इफ एयर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द वेसल। अगर एयर को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो क्या उसमें तो किसी प्रकार का कोई साउंड आएगा? नहीं, कोई साउंड वहां पर से नहीं देखने को मिलेगा। तो बस इसी प्रकार से इस आंसर को आपको कंप्लीट कर देना था। 74th क्वेश्चन में आपको बोला गया है, नेम अ सिंथेटिक फाइबर दैट इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क और रीजनरेटेड फाइबर। आप सभी को पता है इसका आंसर रेयॉन होता। उसके बाद आपके यहाँ पे कहा गया है कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है और आप लोगों को इसका कोई एक यूज बताना है। अब आप खुद देखिए, सवाल एक था एमसीक्यू। अब अगर इसको 1 मार्क में पूछा जाता तो जो पहला सवाल था कि ऐसा कौन सा सिल्क है, वो आपको पूछ लिया जाता। बट इसको 2 मार्क का बनाने के लिए आप लोगों को ये पूछा कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है और ये पूछ लिया गया कि इसका एक यूज बताइए। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैंने आपसे बार बार बात करी थी कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन देकर के घुमाया जाएगा और उसको लेंथी बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे आप रेयॉन का कोई भी एक यूज लिख सकते थे और उसको ऐसा क्यों कहा जाता है ये आप लोग यहाँ पे बता सकते थे। आते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आप लोगों को डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में सुटेबल एग्जांपल का यूज करके उसको डिफरेंशिएट करना था। ओके, अब ये सवाल हार्ड है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सवाल आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया था। 1 मार्क आपका डिफरेंशिएशन का होता, दूसरा मार्क आपका एग्जाम्पल का होता। तो डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं? आप डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते थे कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इस केस में क्या होता है कि सर जो एडल्ट वंस होते हैं ना, वो यंगर वन से काफी अलग होते हैं, या फिर जो यंगर वंस होते हैं वो एडल्ट से काफी अलग होते हैं। एग्जांपल में आप फ्रॉग लिख सकते थे। फ्रॉग में क्या होता है? गिल्स। टैडपोल में क्या होता है? फ्रॉग और टैडपोल का बात कर सकते थे। देखिए, टैडपोल में हम लोग सभी जानते हैं कि टैडपोल के पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, वहीं पर जो फ्रॉग है उसके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग होता है। सिमिलरली आप इसमें एक और डिफरेंशिएशन ये दे सकते थे कि फ्रॉग के पास कोई टेल यानी कोई पूंछ नहीं होता है, वहीं पर जो टैडपोल होता है उसके पास पूंछ होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसका पूंछ बॉडी में ही समाहित हो जाता है। ये आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते थे। अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो यंगर वंस होते हैं, जो नवजात होते हैं, वो बड़े वाले के बिल्कुल स्मॉलर वर्जन होते हैं। यानी जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, आंख होता है, नाक होता है, सब चीज होता है। लेकिन क्या उसके साथ ऐसा होता है कि जब वो बड़ा होता है तो उसके नाक गायब हो जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई मैकेनिज्म ह्यूमन में तो कम से कम ऐसा नहीं है। बस आप अपने शब्दों में इसी चीज को
समझा करके लिख सकते थे, आपको पूरा का पूरा 2 मार्क यहाँ पर दिया जाता। अगर हम लोग बात करें 26 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन ह्यूमन फीमेल्स ईच टाइम ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ एग द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस थिकनेस, इज दिस थिकनिंग परमानेंट, जस्टिफाई द आंसर। यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन फीमेल में क्या होता है कि जब भी एग मैच्योरेट करता है या फिर एग रिलीज होने का टाइम जब आता है, तब जो इनर वॉल होता है यूट्रस का वो थिकन कर जाता है। क्या ये थिकनिंग जो है वो परमानेंट है, इस चीज को आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना था। अब देखिए यहाँ पे आपको जो समझाना था ना, वो ये समझाना था कि आखिर यूट्रस थिकन क्यों होता है, मोटा क्यों हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यूट्रस खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग को क्या करेगा, रिसीव करेगा। बट जब उसको फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता है तो वो वहां पे जो भी थिकनेस हुआ था, जो भी ब्लड ये सब का वहां पे हिस्सा बढ़ा था, वो बिल्कुल वहां पर से हट जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है, ओके, ब्लड के माध्यम से। तो बस आपको यहीं पर इस चीज को समझाना था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग डिसइंटीग्रेट कर जाता है और जो ब्लड वेसल का लाइनिंग वहां पे तैयार हुआ था वो बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और ये 3 से 6 दिन तक लास्ट करता है। बस आपको यही इसका आंसर यहाँ पर लिख देना था। यहाँ पे पूछा गया था इज द थिकनिंग परमानेंट, यस, थिकनिंग परमानेंट होता है और हर 28-29 दिन में ऐसा देखने को मिलता है। अब आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। देखिए सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कॉपर के 2 एलॉयज के बारे में पूछा गया है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको बताने हैं। तो कॉपर के 2 एलॉय आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते थे ब्रास और ब्रोंज। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, और ब्रोंज क्या होता है, कॉपर प्लस टीन। आपको 2 यूजेस यहाँ पर लिखने थे। आप ब्रास का सिंपली ये लिख सकते थे कि नट्स बोल्ट्स बनाने में काम आता है या फिर वो यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। ब्रोंज के बारे में आप सेम लिख सकते थे कि सबसे अच्छा तो मेटल बनाने में काम आता है। बस एक ही यूज लिखना था, आंसर क्लियर था, आपको मार्क्स यहाँ पर दे दिया जाता। उसके बाद आगे आइए, फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एक्सेप्शंस टू द ग्रुप्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल जस्टिफाई। यानी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए गए हैं ना जो कि अपने मेटल नॉन मेटल वाले पार्ट से है, बट यहाँ पर वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का रीजन क्या है वो आपको बताना है। जैसे कि थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे डायमंड दिया गया है। डायमंड क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के साथ हमको जो नॉन मेटल के साथ प्रॉपर्टी लिंक याद आता है वो ये होता है कि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बट यहाँ पे जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बस आपको यहाँ पर उस चीज को मेंशन करना था। उसके बाद सीजियम का बात करते हैं। तो सीजियम एक मेटल है और हम लोग जानते हैं कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। बट सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस यहाँ पर आपको वो समझा देना था। जो आपका फर्स्ट पार्ट था सोडियम का, उसके बारे में आप यहाँ पे ये लिख सकते थे कि सोडियम रिएक्टिव भी होता है, उसके साथ साथ सोडियम काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग चाकू के माध्यम से भी काट सकते हैं, ओके। और बाकी जो भी मेटल्स होते हैं वो इतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मेटल्स के बारे में आप बात कर सकते थे। अगले हम लोग आते हैं यहाँ पर 29 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है यहाँ पर सवाल है फ्रिक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और यही चीज मैंने बिल्कुल सेम टाइम का स्टेटमेंट आपके क्विक रिवीजन में भी यूज किया था कि फ्रिक्शन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को जस्टिफाई कीजिए और सवाल आप देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज उठ करके आया है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे कि हमें फ्रिक्शन लिखने में मदद करता है, हमें फ्रिक्शन चलने में मदद करता है, और भी फ्रिक्शन में बहुत सारी चीजों में मदद करता है। इस टाइप की चीजें यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे। तो देखिए मेंशन करने को हजारों चीज है, बट जो टू द पॉइंट आंसर था वो आपको यहाँ पे लिखना था। और ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि नहीं वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो भी क्विक रिवीजन वीडियो को देखे थे। अब देखते हैं 30th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि आवर आईज आर सच अ वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट दे कैन सी डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट विद ऑलमोस्ट द सेम क्लैरिटी। व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ह्यूमन आई कोल्ड। यानी कहने का मतलब है कि ह्यूमन आई का ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है इसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लेन द चेंजेस व्हिच आई अंडरगोज व्हेन आई फोकसेस नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स। यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स और पास के ऑब्जेक्ट में जब आई फोकस करता है उस समय उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पर बताना था। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं, इसका आंसर आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि आई के चैप्टर में से ये एक बेसिक सा सवाल है और इसका आंसर आप लोग हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्रोसेस और मेंशन द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व। यानी कि किस टाइप का एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना था, और जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था। तो प्रोसेस तो आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा
जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, स्टेट वन प्रैक्टिकल रीजन फॉर विच दिस प्रोसेस इज टेकन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस लिए किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीजें हम लोग यूज करते हैं जिसमें सोना का पानी चढ़ा होता है, जिसमें पीतल का पानी चढ़ा होता है, तो वो सब चीज होता है ना। बस वही चीज आपको यहाँ पर क्या करना था, एक्सप्लेन कर देना था कि चीजों का अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज्वेलरी जैसा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला आता है नेम द एनोड एंड कैथोड इन द अबव सेटअप। इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है ये आपको इस सेटअप का बताना था। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है यहाँ पर बोला गया हाइड्रा सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्टिफाई, यानी कि हाइड्रा जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है वो आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना था। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करना था प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। आप लोग कैसे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हाइड्रा के बारे में आप सिंपली लिख सकते थे कि हाइड्रा बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें एक छोटा सा बर्ड उसके बॉडी पे ग्रो होता है, पेरेंट के बॉडी पे, धीरे धीरे वो ग्रो करते करते बड़ा होता है एंड देन फिर वहां पर से सेपरेट कर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो सेपरेट हुआ पार्ट है वो भी ऐसे करके रिप्रोड्यूस करता है और फिर बाद में एक चेन बनता है। ये आप लिख सकते थे फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप लोग अमीबा और प्लाज्मोडियम के बारे में बात करना था। अमोडिया मैंने बोल दिया था, अमीबा और प्लाज्मोडियम के बारे में बात करना था। अब देखिए अमीबा के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि वो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। वहीं पर जो प्लाज्मोडियम है ना वो रिपीटेड डिवीजन करता है अपने सेल्स का और काफी ज्यादा में वो अपने आप को चेंज करता है, काफी ज्यादा में वो टूटता है, स्मॉल इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा उसमें से निकलते हैं। और प्लाज्मोडियम के बारे में आप ये भी लिख सकते थे कि रिपीटेड डिवीजन, ये जो टर्म था ना वो आपके आंसर में होना चाहिए था। ओके, आपको पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पर दिया जाता। यहाँ पर आपको ये पूछा गया है वेयर आर ह्यूमन स्पर्म प्रोड्यूस्ड। ह्यूमन स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो आपके टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में ह्यूमन स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेम द 3 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। स्पर्म के आपको 3 पार्ट्स के बारे में बताना था। पहला हो जाता है हेड, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा हो जाता है टेल। उसके बाद हाउ टू स्पर्म पेनिट्रेट द ह्यूमन ओवम। आपको यहाँ पे सिंपल इस चीज को लिखना था कि जो ह्यूमन स्पर्म है वो जा करके ओवम को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है और दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं। जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में कॉम्बाइन करते हैं तो एक सिंगल न्यूक्लियस वहां पर फॉर्म होता है और यही सिंगल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है और जाइगोट से ही आगे का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर हो पाता है। बस आपको पेनिट्रेशन का जो टर्म था वो यहाँ पर यूज मतलब कि दिया हुआ था, तो आपको यहाँ पे फ्यूजन का टर्म यहाँ पर यूज कर देना था। दैट्स इट, यहाँ पे आपका आंसर जो है सही हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 33rd क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया कुछ ग्लैंड्स दिए गए हैं, हार्मोन दिया गया, उसका फंक्शन पूछा गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन आप लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद जो फंक्शन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इंसुलिन कौन निकालता है, पेनक्रियास। इसका जो फंक्शन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना था। और जो लास्ट पार्ट था इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दिया गया था, इसमें आप फर्स्ट में लिखते एड्रेनलिन ग्लैंड और अगला आप लोग जो हार्मोन लिखते वो एड्रेनलिन हार्मोन लिखते। दैट्स इट, आप लोग का ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता। ओके, एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनलिन उसका क्या होता, हार्मोन होता। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक वहां पे बोलने में कर दिया है। आई होप कि 33rd क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हम लोग आगे बात करें सेक्शन डी। सेक्शन डी का जो पहला सवाल है इसमें आपको बोला गया है, यानी कि ये आपका कैसा सवाल है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एंड द टाइम पीरियड ऑफ for which fossil fuel remain buried under the surface of earth, different varieties of coal have been formed। मैंने आपको बताया था, समझाया भी था, क्विक रिवीजन से फायदा हुआ ही होगा इस क्वेश्चन में। क्या है, नेम द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोल। अब आपको कोल के डिफरेंट वैरायटीज के बारे में बताना था, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, B2-, बस 4 लिखते मार्क्स मिलता। आगे आइए, आइडेंटिफाई द कोल एंड गिव देयर यूज, यानी कि आपको बोला गया है कि ऐसा कौन सा कोल है जिसमें 38% का कार्बन कंटेंट होता है और आगे आपको बोला गया कि ऐसा कौन सा कोल है जिसमें कि आप लोगों का 65% का कार्बन कंटेंट आप लोगों का लिग्नाइट हो जाता और B2- में 65% का हो जाता। दैट्स इट। आगे आइए, अगला सवाल, डिफाइन द प्रोसेस दैट हेल्प्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल, यानी कि कोल से हम लोगों को कोल गैस और कोक कैसे मिलता है वो आपको यहाँ पर बस समझा देना था। ओके, काफी आसान सवाल था, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब जो आपका और वाला सवाल है इसमें देखिए आप लोगों को पेट्रोलियम से रिफाइनिंग के तक पहुंचाया गया है और रिफाइनिंग से जो 3 प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले रिफाइनिंग और पेट्रोलियम से क्या बनता, आप यहाँ पर रेसिडुअल ऑयल लिखते और रेसिडुअल ऑयल के बाद जो 3 चीज आपको यहाँ पर लिखना था, इनमें पहला था पैराफिन वैक्स, दूसरा एस्पेरेट लिख सकते थे और दूसरा आप लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल लिख सकते थे। अगर आप ये नहीं लिखते तो फ्यूल ऑयल और डीजल भी लिख सकते थे। मतलब आपका यहाँ पे जो भी था आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे कि पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से हम लोग क्या क्या मिलता है, उसका एक एक यूज लिख देते। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन।
इसी के सेकंड पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला गया है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दो स्ट्रैटेजीज बताइए जिससे इस चीज़ को कम किया जा सके। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर ये लिख सकते थे कि हम लोगों को LPG CNG जैसे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, और दूसरा आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते थे ना गाइस कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव की तरफ देखना चाहिए कि हाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करें ताकि कुछ कुछ चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में सही रह सके। बस आप इतना ही लिखते आपको 2 मार्क्स। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि अचानक से माइक बंद हो गया था और इसके आगे का जो वॉइस है वो गायब हो गया था, इसलिए मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके चलते वीडियो लेट हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे अभी तक इस चीज़ को लेकर के आ गए हैं कि सर जल्दी से सोल्यूशन वीडियो लाइए, बट वीडियो लेट होने का यही रीज़न है कि मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका 2 पार्ट नहीं करना चाहता था। आइए 35वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बॉय वॉज प्लेइंग विद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास ऑन अ ब्राइट सनी डे। He was surprised to observe the band of 7 colors on a wall in front of him। यानी यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट था जो कि ग्लास का बना हुआ था, उससे खेल रहा था और उसने अचानक से जब उसको धूप में देखा ना, तो मतलब धूप में जब वो था वो वाला जो भी बॉल होगा उतना इमेजिन करिए आप लोग, ओके, जब उसमें सनलाइट पड़ा तो सामने वाली दीवार पर उसे 7 टाइप के कलर्स दिखे। अब इसके पीछे का आपको सवाल जो है वो सुनिएगा। पहला सवाल है कि आखिर वो किस टाइप के बॉडी के साथ या फिर कौन से ऑब्जेक्ट के साथ वो खेल रहा था। तो किसके साथ खेल सकता है, प्रिज्म के साथ, तभी 7 कलर्स हम लोगों को दिखेंगे। उसके बाद जो अगला है, नेम एंड डिफाइन द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, यानी कि फिनोमेना आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो इसके साथ रिलेटेड था इस ऑब्जर्वेशन के चलते, यानी इस ऑब्जर्वेशन के पीछे। तो अब ये सवाल है डिस्पर्सन इज द फिनोमेना हियर। उसके बाद ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पर रे डायग्राम बनाना था और मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले वीडियो में भी कि आप लोग ना प्रिज्म वाला जो डायग्राम है रेनबो फॉर्मेशन वाला उसे जरूर कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया है, यानी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पार्ट से आए हैं गाइस, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर करके जाएं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी का और वाला पार्ट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक स्फेरिकल लेंस है जिसको ऑब्जर्व किया गया ना, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बना रहा था, चाहे इमेज को चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए। तो स्फेरिकल लेंस कौन सा होगा, ऑब्वियस सा बात है कॉनकेव लेंस होगा। उसके बाद आपको उसके द्वारा बनाए गए इमेज के 2 और ऐसे पॉइंट्स लिखने थे जो कि उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉइंट्स लिख सकते थे जैसे कि वो किस टाइप का इमेज बनाता है, नेचर ऑफ द इमेज के बारे में, साइज ऑफ द इमेज के बारे में आप कमेंट कर सकते थे। उसके बाद आप लोगों को एक रे डायग्राम बनाना था कि उससे जो वर्चुअल इमेज बनता है वो किस टाइप का होता है, यानी कि कॉनकेव लेंस का आप कोई भी यहाँ पर एक डायग्राम यूज कर सकते थे। जो डी वाला पार्ट है इसमें आप लोगों को कहा गया है कि वन एप्लीकेशन ऑफ दिस स्फेरिकल लेंस। अब आप लोगों का डेली लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है, आप कहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं वो आपको बताना था। तो आप लोगों को इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो एप्लीकेशन है कि कहाँ पर ये काम आता है वो आपको याद होना चाहिए था। अब देखिए जो 36th क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सवाल है पूछा गया है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेबल एनी 2 पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। यानी कि आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना था प्लांट सेल का और वहाँ पर आपको 2 ऐसे पार्ट्स लेबल करने थे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है। तो अब यह सब बात है, यहाँ पर आप प्लास्टिड और सेल वाल को मार्क या फिर कर सकते थे, क्या लेबल कर सकते थे, ओके। उसके फंक्शन का जब बात किया गया है तो सेल वाल का फंक्शन आप लिख सकते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है जो कि प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है। उसके बाद आप जो सेकंड जो भी आप मार्क करते वैक्यूम मार्क कर सकते थे, नहीं तो आप यहाँ पे प्लास्टिड को मार्क कर सकते थे। प्लास्टिड और वैक्यूम जो भी उसका प्रॉपर्टी था वो आप लोग यहाँ पर लिख देते। दैट्स इट, सवाल आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता। उसके बाद इसी में जो और करके सवाल दिया गया है इसमें बोला गया है सेल वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज गिवन टू एग्जांपल्स ऑफ सेल टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन में कितने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था इस टॉपिक
को आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सेल जो है वो साइज में वेरी करता है। आपको कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं सेल के जो कि इस चीज को जस्टिफाई करेगा। अब आप लोग यहाँ पे सिंपली इस चीज का यूज कर सकते थे कि जो सबसे बड़ा सेल है या फिर जो सबसे छोटा सेल है उसके बारे में आप यूज कर सकते थे। जैसे कि सबसे बड़ा सेल में आप हेंस ए का यूज कर सकते थे और ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा होता है, वो भी आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर हो सकता तो यहाँ पर लिख सकते थे, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप हेन के भी सिर्फ और सिर्फ बात करते ना तो आपका काम यहां पर हो जाता। ओके, उसके बाद जो अगला सवाल है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द शेप ऑफ सेल, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल। यानी कि सेल के शेप को कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करते हैं और आपको यहां पर कहीं ना कहीं इसका एग्जांपल भी देना था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हर एक सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। ओके, और जो डिफरेंस होता है शेप में वो किस चीज के चलते होता है, वो उनके लोकेशन के चलते होता है और टिश्यू के फंक्शन के चलते होता है। यानी कि टिश्यू में उसका क्या फंक्शन है उसके चलते उसका जो शेप है वो अलग अलग होता है। अगला सवाल यहाँ पर है, नेम एनी 2 सेल ऑर्गेनल फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, राइट देयर फंक्शन। आपको 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल के बारे में बताना था जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और उनके फंक्शंस आपको यहाँ पर लिखने थे। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला पार्ट आप लिख सकते थे वो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में होता है और दोनों जगह उसका जो काम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में लिख सकते थे और न्यूक्लियस का जो भी फंक्शन है वो आप लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते थे। बस आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे दिया जाता। सेक्शन ई वाला जो पार्ट है ना, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में मैं आप लोगों को केस नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए ये जो सवाल है ये फोर्स एंड प्रेशर का सवाल है, जिस सवाल में आप लोगों को प्रेशर के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो डेटा सेट दिया गया इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस डेटा सेट में आप लोगों को कुलभूषण, रमेश, दुर्गेश और सुरेश के बारे में बात किया गया है और यहाँ पर आपको थ्रस्ट के बारे में बताया गया है जो कि उसके हेड में एग्जर्ट हो रहा है चारों लोगों का। तो आप देख सकते हैं थ्रस्ट सभी में सेम है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ क्लोथ दिया गया कि किस एरिया का उनके सर पे क्लोथ है, छत पे नहीं, सर पे कौन सा क्लोथ है, कितना एरिया है उसका। तो एक का 10 मीटर स्क्वायर है, एक का 20 मीटर स्क्वायर है, एक का 5 मीटर स्क्वायर और एक का 25 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है इसमें बोला गया है दुर्गेश सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है अपने माथे पे। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अब ये सब बात है हम लोग सभी कल का जो फॉर्मूला पढ़े थे, मैंने आपको क्विक रिविजन में बताया था वो फॉर्मूला कि जो प्रेशर होता है भैया वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सभी हम लोग जानते हैं। तो देखिए फोर्स को यहाँ पे थ्रस्ट से रिप्लेस कीजिए क्योंकि थ्रस्ट और फोर्स जो है परपेंडिकुलर अगर केस हो जाए तो सेम हो जाता है। ओके, इसको आप थ्रस्ट से रिप्लेस कीजिए। तो थ्रस्ट आप लोग सभी देख सकते हैं ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो सब में सेम है और ये सवाल है जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसमें क्या होगा सर, प्रेशर कम होगा। सिंपल सवाल है, दिखती सी बात ये वाला। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि अगर सर हमारा एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो सर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही बोला गया है कि दुर्गेश इज फीलिंग मैक्सिमम प्रेशर, मतलब दुर्गेश सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है। रीजन क्या है कि दुर्गेश का एरिया सबसे कम है। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स सबके पास सेम है, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एरिया को बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर घटेगा और अगर एरिया को घटाया जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इस केस में एरिया सबसे कम है दुर्गेश वाले केस में, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर सबसे बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बस आपको वही चीज को यहाँ पे लिख देना था कि दुर्गेश के केस में उसके माथे पे जो एरिया लिया गया है कपड़े का वो काफी ज्यादा कम है। उसके बाद जो अगला सवाल है, नेम द पॉटर हु विल फील मिनिमम प्रेशर ऑन हिज हेड, यानी कि आपको ऐसे पॉटर के बारे में बताना है जो कि सबसे कम प्रेशर फील करेगा। तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, किसका एरिया सबसे ज्यादा है सर, सुरेश का 25 है, उसका रमेश का 20 है, सुरेश का 25 है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। उसके बाद जो अगला है यहाँ पर बोला गया है मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, थ्रस्ट एंड एरिया। तो आप लिखते हैं यहाँ पर प्रेशर, या पूरा लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं थ्रस्ट, उसके आप नीचे यहाँ पे लिखते हैं क्या, एरिया। दैट इज द रिलेशन। सिर्फ इस रिलेशन का आपको 1 मार्क यहाँ पर दे दिया जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाई आर स्कूल बैग्स प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्टेप। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्रॉड स्टेप प्रोवाइड करवाने से क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है। अगर हम पतला स्टेप यूज करेंगे तो एरिया उसका कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। इस केस में क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। बस इसी को आप लोगों को थोड़ा और अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करके लिख देना था। स्टेट एंड वन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर का कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ बताना था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल से एक प्रॉपर्टी था कि लिक्विड कंटेनर के वॉल्स में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता
है। दैट्स इट। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। अब री रिकॉर्ड करने में बड़ा परेशानी है भाई, मुझे आज समझ में आ रहा है। आइए 38th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द इग्निशन टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ऑब्जर्व द गिवन डेटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पर आप लोगों को ना क्या बोला गया है कि कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, सिंपल सा बात है, और सबका आपको यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इग्नाइट करने में किसको होगा वो आपको बताना है। तो जिसको सबसे कम टेम्परेचर चाहिए वो तो सबसे आसानी के साथ इग्नाइट हो जाएगा, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जैसे कि कोल, तो कोल को इग्नाइट करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। फिर आप लोगों को पेट्रोल को इग्नाइट करने में डिफिकल्टी होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को किरोसिन को इग्नाइट करने में डिफिकल्टी होगा। फिर डीजल आएगा, फिर आएगा फोस्फोरस। फोस्फोरस को इग्नाइट करना सबसे आसान होगा। उसी के बाद यहाँ पे जो सवाल पूछा गया वो ये है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस मेंशन्ड अबव दैट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन ड्यूरिंग समर एट रूम टेम्परेचर। यानी आप लोगों को सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि रूम टेम्परेचर के अंदर भी स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर चला जाता हो। इसका मतलब साफ है कि व्हाइट फोस्फोरस की बात हो रही है, आपको ये लिख देना था, आपको मार्क्स मिल जाता। उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर बिल्कुल सेम चीज था। तो इग्निशन टेम्परेचर का जो डेफिनेशन था वो आप लोग यहाँ पे छापते, क्या था डेफिनेशन, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। दैट्स इट, आपको यहाँ पे इसका मार्क्स मिल जाता। उसके बाद पेपर कप वाला एग्जांपल जो कि मैंने आपको कल समझाया था कि इस केस में क्या होता है कि जब भी हम लोग स्पिरिट लैंप पे लेकर के उसे बर्न करते हैं यानी फिर गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो जो हीट वाला पार्ट है वो पेपर कप को ज्यादा नहीं मिलता और पानी की तरफ पास कर जाता है। दैट्स वाई पेपर कप में पानी गर्म किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, राइट एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग वुड एंड कोल एज अ फ्यूल। वुड और कोल को यूज करना एज अ फ्यूल क्यों हार्मफुल हो सकता है। तो आप ये सिंपली लिख सकते थे कि अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो कि लोगों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये लिखते, नहीं तो आप ये लिखते कि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है, फिर पोल्यूट करता है। खत्म हो जाता है ये सवाल भी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे क्वेश्चन पेपर का वो मैं आपको बता रहा हूँ 39th क्वेश्चन। देखिए 39th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना था कि एंटीबायोटिक्स का आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन बताना था। अब देखिए जब हम लोगों ने क्विकली रिवाइज किया था सारे चैप्टर्स को तो मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, एंटीबॉडीज के बारे में बताया था। दोनों चीजें मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं ना जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं बाई अफेक्टिंग द लाइफ प्रोसेस, यानी उनके लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करते हुए, उनके लाइफ प्रोसेस को प्रभावित करते हुए उनके ग्रोथ को रोकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन था, आप लोग यहाँ पर लिखते आपको मार्क्स मिलता। उसके बाद रोहित को ये कहा गया कि वो अपना फुल कोर्स ले एंटीबायोटिक का जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि देखिए अगर वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं लेगा ना तो बाद में हो सकता है कि वो जो भी एंटीबायोटिक लिया था अगर वो पूरा नहीं लेगा तो बाद में हो सकता है कि पूरा कोर्स नहीं करने की वजह से कुछ ऐसा पार्ट अंदर में डेवलप ना हो पाए जो कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज अंदर में शरीर के अंदर डेवलप ना हो पाए जो कि सही बीमारी उसके सामने लड़ने को आता है तो वो लड़ नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं वो उस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है, बिसाइड क्यूरिंग डिजीज राइट एनी अदर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे डिजीज को तो क्योर करते हैं कुछ कुछ, बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि उसके अलावा कुछ दूसरा यूज बताइए। तो अब ये सब कर फॉर्मेशन आप लिख सकते थे, बेकरी के बारे में लिख सकते थे, ईस्ट में ईस्ट का यूज वहाँ पर किया जाता है, इस प्रकार की चीजें आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते थे। अगला है कि आपको एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता था, पेनिसिलियम नोटेटम। दैट्स इट। ये वाला जो पार्ट है इसमें बोला गया है मेंशन एनी टू डिजीज फॉर विच एंटीबायोटिक्स आर गिवन, यानी एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के दो डिजीजेस के लिए दिया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो कोई भी ऐसे दो डिजीज जिसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते थे पोलियो हो जाता, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे। तो गाइस देखा होगा आपने, हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑब्वियस सा बातें छोड़े हैं, जैसे ह्यूमन आई वाला जो क्वेश्चन था वो जो भी क्वेश्चन थे वो काफी ईजी थे, उनको उतना ज्यादा डिस्कस करना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईजी चैप्टर के क्वेश्चन थे। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस नहीं किए, बट सारे
सारे क्वेश्चंस को डिस्कस इस वीडियो में किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया और आप कितना मार्क्स यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमसीक्यूज के बारे में आपने पहले ही कमेंट कर दिया होगा, और भाई अभी तक नहीं किया तो कर दो कमेंट, बताओ कैसा गया एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, क्विकली सारे चैप्टर्स को रिवाइज करवाया था, तो हमें भी थोड़ा पता चले कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताना कि एग्जामिनेशन कैसा गया, कितने क्वेश्चंस करके आए हो, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जल्दी से जल्दी इंग्लिश की तैयारी में लग जाओ। हम लोग इंग्लिश का भी तैयारी ऐसे ही करेंगे और इंग्लिश एग्जामिनेशन को भी ऐसे ही फोल्ड करके आने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरा इस पेपर के बारे में। देखो, एमसीक्यू को देख करके तो पेपर काफ़ी इजी लग रहा था, बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस चीज़ को लेकर के सर क्वेश्चन एंड आंसर थोड़े हार्ड आ गए। अब ऐसे ही बच्चे बोलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके नहीं गए होंगे, बट जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके गए होंगे, समझ के गए होंगे कहाँ किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या है, तो वो इस पेपर को ईजी बोलेंगे। बट ओवरऑल इस पेपर को मैं मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के चलते थोड़ा लेंथी हो गया है ये पेपर। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर के चलते ना आप लोगों को हल्का कॉन्सेप्चुअल इस चीज पे दिखता होगा कि हल्का सा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर निचोड़ा गया है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो ओवरऑल ये पेपर इजी तो नहीं है, बट मॉडरेट पेपर है। ओके, और मैंने जो पोल करवाया था उस पर जाकर ये वोट जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।